गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर मैंने आपको संघीय शासन व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं जो हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। आज इसी क्रम में मैं आपको आगे इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करूँगी। देखिए, नेक्स्ट जो हमारी विशेषता आती है संघीय व्यवस्था के तत्वों में, वो है राज्यपाल का पद। देखिए, राज्यपाल का जो पद है उसको एक विवादास्पद पद के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राज्यपाल जो है वो राज्य के अंदर होता है। उसकी जो स्थिति है वो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल की स्थिति होती है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति कहाँ होता है? केंद्र में। और राज्यपाल कहाँ होता है? राज्य में। जब राज्य के किसी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो केंद्र सरकार के प्रति जो है वो ज़्यादा जवाबदेह होगा और हो सकता है कि वो अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका पालन ना भी करे। तो इसलिए राज्यपाल का जो पद है वो एक विवादास्पद पद है, लेकिन फिर भी राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता आती है वो आती है एकात्मकता का प्रभुत्व। देखिए, वैसे तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एकात्मक तत्व जो हैं उनकी प्रमुखता है। ऐसा इसलिए आवश्यक था जिससे कि देश की एकता और अखंडता जो है वो बनी रहे। इसलिए ये ज़रूरी था कि एक मजबूत केंद्र जो है वो भारत के अंदर हो। बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो हैं उनसे हमको ये पता चलता है कि भारत जो है उसके अंदर केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे अगर आप देखें तो केंद्र सूची के अंदर सारे इम्पॉर्टेंट विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। अगर आप आपातकालीन स्थिति देखते हैं तो आपातकाल के अंदर भी केंद्र जो होता है वही सर्वे सर्वा हो जाता है। सारी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। अगर आप अखिल भारतीय सेवाओं को देखें तो वो पूरे देश के लिए एक ही है। चुनाव आयोग जो है वो पूरे देश के लिए एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर संघीय व्यवस्था होने के बाद में भी केंद्र जो है वो प्रमुख है। एकात्मकता जो है उसका प्रभुत्व हमारे यहाँ पर कायम किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके संघात्मक व्यवस्था के समस्त तत्व जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर है एकात्मक लक्षण। देखिए, एकात्मक लक्षण का अभिप्राय ये है जिससे ये पता चले कि भारत के अंदर केंद्र किस प्रकार शक्तिशाली है, अर्थात सारी शक्तियाँ जो हैं, ज़्यादातर शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास किस प्रकार से हैं। इसके अंदर का सबसे पहला पॉइंट है एक संविधान। देखिए, अगर आप संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों को देखेंगे, जैसे आप अमेरिका को देखो या स्विट्ज़रलैंड को देखो, यहाँ पर केंद्र का मतलब देश का और राज्य जो है उनका संविधान अलग अलग होता है। अर्थात यहाँ पर संविधान कैसा होता है? दोहरा होता है। लेकिन अगर अपन भारत की बात करें तो यहाँ पर संविधान पूरे देश के लिए एक ही है, मतलब राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है। पहले इसका अपवाद जो है वो जम्मू कश्मीर को माना जाता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक पृथक से संविधान हुआ करता था, लेकिन 370 के हटने के बाद में भी वो स्थिति खत्म हो गई है। अब संपूर्ण भारत जो है उसमें सिर्फ एक ही संविधान है, राज्यों का अपना अलग से पृथक संविधान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन। अगर आप संविधान संशोधन के बारे में देखें तो अधिकांशतः जो संविधान संशोधन है वो संसद के द्वारा कर दिया जाता है। मतलब संसद जो है उसके पास में 3 विधियां होती हैं जिनके अनुसार वो संविधान में संशोधन कर सकता है। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन होता है, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन होता है और संसद के विशेष बहुमत प्लस
कुल राज्यों के आधे राज्यों की विधान सभाओं के समर्थन से संशोधन। अब आप देखो, जो ऊपर की तीनों विधियां थी उनके अंदर केवल किसके आधार पर संशोधन हो रहा है? केवल संसद से। संसद अपने साधारण बहुमत से, अपने विशेष बहुमत से परिवर्तन कर रही है, संशोधन कर रही है। केवल ये जो प्रक्रिया है, मतलब कि केवल कुछ ही ऐसा भाग है संविधान का जिसमें हमें परिवर्तन के लिए राज्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे क्या पता चलता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? संसद। संसद मतलब संसद कहाँ है? केंद्र में। तो किसका प्रभुत्व हो गया? केंद्र सरकार का प्रभुत्व हो गया, एकात्मकता का प्रभुत्व हो गया। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है अवशिष्ट शक्तियाँ। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो भी शक्तियाँ हैं उनका विभाजन सूचियों के आधार पर किया जाता है। 3 सूचियाँ, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, संवर्ती सूची पर दोनों सरकार। अब देखिए, कुछ ऐसे विषय भी थे जब हमारा संविधान बना था, तब बहुत सारे विषय ऐसे थे जो नहीं आए थे या आज के समय में हैं, वो न्यू सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उस समय पर पे नहीं थे वो। तो उनको किसके अंदर शामिल किया गया है? उन्हें रखा गया है अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। ठीक है। और इस अवशिष्ट सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। जैसे साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक न्यू सब्जेक्ट है, पहले कंप्यूटर्स का इतना प्रयोग नहीं होता था, इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम है वो भी नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या होने लगा है, जैसे कि आपका डेटा हैक कर लेना या कुछ और भी क्राइम जो है वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आज इस विषय को किस में रखा गया है? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है शक्तियों का विभाजन। ये वही चीज़ है कि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन सूचियों के आधार पर किया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट विषय रखे गए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं पूरे देश के लिए वो केंद्र सूची में रखे गए हैं, और उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर भी अगर देखो सामान्य स्थिति है तब तो राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर स्थिति आपातकालीन आ गई है तो राज्य सूची के विषय पर भी कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन वही बात है कि अगर विवाद हो गया तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। तो इस प्रकार से हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी हमारे यहाँ पर एकात्मकता का प्रभुत्व अधिक दिखाई देता है। ठीक है। इसके कुछ अन्य पॉइंट भी हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगी। थैंक यू।